हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 9 बायोलॉजी का। ये चैप्टर जो है कई मायनों में देखा जाए तो 11वीं क्लास के लिए जो एनसीईआरटी के सिलेबस है उसके साथ काफ़ी मैच करता है। प्लस जो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड के बच्चे हैं जो बायोलॉजी पढ़ते हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर जो है न्यूट्रिशन इन अ प्लांट एंड मिनरल न्यूट्रिएंट। दोस्तों ये चैप्टर जो है आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में समझाई जाएगी, क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है आपके लिए दोनों लैंग्वेज के जो है डॉस लेके आया है। तो आप देखोगे कि इसमें हम जो डिफरेंट टाइप्स के जो है हम पढ़ेंगे, प्लांट की वीकनेस, लीव्स कैसे कार्य करता है और कैसे जो है अपना मिट्टी से जो है मैन्योर लेके, फर्टिलाइज़र लेके किस प्रकार जो है अपना जो है ये भोजन तैयार करता है। तो ये सारे कुछ तब होगी जब ये आप चैप्टर देखिएगा। लेकिन चैप्टर देखने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फ़र्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next important topic is symptom of minerals deficiency in a plant. Friend, it's the most important topic, symptom of mineral deficiency in a plant. Here, the absence of deficiency not present in the required amount of any of initially there is element lead to deficiency symptom. There is the not present in the required amount, there is causing to deficiency symptom in plant. The symptom can be studied by their hydroponics, they are under natural condition. This symptom can be taken as indicator of the mineral deficiency in the soil. Here some common deficiency symptoms are plant. There is a first is a chlorolysis. Chlorolysis means it is a loss of chlorophyll leading to yellowish in the leaves. It is a causing by their deficiency of element like calcium, magnesium, nitrogen, sulfur, iron, Mn, zinc and more. There is a second is a neurocosis. Neurocosis are the death of tissue. Particularly the leader tissue is the causing by deficiency of potassium, calcium and magnesium. There is a next is a inhibitions of cell division. Is a causing due to the lack of deficiency of nitrogen, phosphorus, bromine, sulfur and more. There is a next is a standard regarded as a plant growth causing by deficiency of nitrogen, phosphorus, calcium, zinc and there is the potassiums. And here premature fall of leaves and the bud is a causing by deficiency of potassium and phosphorus, and delay in flowering in the causing due to deficiency of nitrogen, sulfur and more. There is a most important element, there is a causing of disease in a plant. There is a common deficiency symptom of plant in here.
तो जैसा कि आपको पता ही है कि पौधों में खनिज तत्वों की न्यूनता के लक्षण के कारण कई तरह के जो है इनमें बीमारियां हो जाती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम व्यू से भी रखता है। और ये आपको जानना भी चाहिए कि ऐसा कौन कौन से एलिमेंट है जिसकी कमी से जिस प्रकार इंसानों को बीमारी होता है उसी प्रकार पौधों को भी बीमारियाँ होती है। तो पौधों में खनिज तत्व की न्यूनतम के लक्षण के कारण कई बीमारियाँ होती, कहते हैं किसी भी अनिवार्य तत्व की अनुपस्थिति अथवा न्यूनतम उचित मात्रा में अनुपस्थिति से पादप में न्यूनतम लक्षण प्रकट हो जाते हैं। ये लक्षण जल संवर्धन द्वारा देखा जा सकता है। कहते हैं प्राकृतिक परिस्थितियों में ये लक्षण जो है मिट्टी में उन तत्वों की न्यूनता को सूचक भी लिए जा सकते हैं, यानी वो एक सूचक की तरह काम करते हैं। क्योंकि अगर पौधों में कोई भी एलिमेंट की अगर न्यूनतम रहे तो उसमें जो है कई तरह के जो है उसको बीमारी कर सकते हैं। तो इसमें जो है हमारे समक्ष कुछ तत्व है, कहते हैं कुछ सामान्य न्यूनतम लक्षण है जिसकी वजह से पौधों की बीमारियाँ होता है। पहला तो होता है हरी माहीनता। हरी माहीनता का मतलब होता है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस का मतलब होता है हरी माहीनता, यानी क्लोरोफिल की क्षति के कारण पत्तियों को पीले पड़ने को हरी माहीनता यानी हरी से माहीनता यानी हरा न होना कहते हैं, यानी हरी माहीनता कहलाता है। और इसके कारण जो है पोटाशियम, मैग्नीशियम हो, सल्फर हो, चाहे आयरन हो, जिंक हो, ठीक है, सारे के तत्वों के न्यूनतम के कारण ही ये बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद है हमारे समक्ष उतकक्षय। उतकक्षय का मतलब दोस्तों होता है नेरोसिस। नेरोसिस का मतलब होता है उतकक्षय। कहते हैं उत्कों की क्षति, विशेषकर पर्णवर्ण उत्कों की, जिसका कारण जो है पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की न्यूनतम के कारण ये क्षति पौधों को उठानी पड़ती है। यानी ये इसकी अगर न्यूनतम होती है तो पौधे जो होते हैं इसी प्रकार से उनको क्षति पहुंचती है। उसके पश्चात है कोशिका विभाजन का अवरोधन या निरोध का कारण। देखिए कोशिका विभाजन जब अवरोध हो जाती है ना, किसके कारण होती है, तो वो होती है नाइट्रोजन, सल्फर, ठीक है, पोटाशियम की अनुपस्थिति अथवा न्यूनतम के कारण होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कोशिका विभाजन नहीं होती है और प्लांट जो है छोटे से छोटा रह जाता है। जब छोटा से छोटा रहेगा तो 100% जो है उसमें फल फूल लगना उनमें संभव ही नहीं रह जाएगा, या लगेगा भी तो बहुत छोटे अमाउंट में रहेगा। तो इनका भी उपस्थिति होना अत्यंत महत्वपूर्ण है पौधों के लिए। उसके पश्चात है पौधों की वृद्धि। देखिए पौधों की वृद्धि के लिए जो है आपको है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, जिंक, कैल्शियम की न्यूनतम के कारण भी होती है, पौधों में वृद्धि नहीं हो पाती है। तो ये सारे एलिमेंट जो है पौधों की वृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। कहते हैं पत्तियों एवं कालिकाओं का समय पूर्व गिरना या झरना ये कैल्शियम और पोटाशियम की वजह से ही होता है, यानी ये पोटाशियम और फास्फोरस की वजह से होता है। और फास्फोरस और पोटाशियम जो होती है बहुत न्यूनता के कारण ऐसी प्रॉब्लम आती है। उसके बाद है पुष्प में देरी, यानी जब पुष्प नहीं आ रहा है, इसका कारण है कि इसमें नाइट्रोजन और सल्फर जो है और एमओ की जो न्यूनतम कारण ही जो पुष्प में है, पुष्प नहीं हो रहा है पौधों में और पौधे जो है पुष्प देने के लिए सक्षम नहीं हो रहा। देखिए दोस्तों ये सारे एलिमेंट जो है कितना महत्वपूर्ण है और इससे जुड़ी कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन जो है आपके समक्ष प्रस्तुत है, तो ये जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। Our next topic is uptake of mineral element. Friend, what do you mean to uptake of mineral elements? So here, plant absorb a large amount of mineral from a soil. The uptake of minerals ions by their roots may be a passive or active processing. Friend, the large number of minerals plant absorbed by the soils, and there is a first is a passive and second is a active absorption and passive absorptions. First is a passive absorptions, means it is the initially and rapidly phase wherein the ion is absorbed into the outer space of cell through the plus recall there the lessons number 8. Pathway it is does not require use for any metabolic energy. And second is a active absorptions. It is the second phase of ion uptake. The ion are taken in a slowly into the inner space. Inner space there are symploblast of cells. Is a lesson 8 already have learned. It's a need their expenditures of metabolic energy. The moment of ion is called to flux. When the ion move into the cell, it is called influx. Influx and their outer moment of ion is called efflux. The mineral ion absorbed by the root system translocated through their xylem vessel to other part of the plant. देखिए दोस्तों यहाँ पर खनिज तत्वों के अंतर्ग्रहण की बात बताई गई है कि खनिज तत्वों का जो है अंतर्ग्रहण किस प्रकार से होता है। कहते हैं खनिज तत्वों के अंतर्ग्रहण अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं पौधे जो है
मृदा की मिट्टी से यानी मिट्टी से बड़ी संख्या में खनिज तत्व अवशोषित करते हैं। जड़ों द्वारा आयनों का अंतर्ग्रहण निष्क्रिय और सक्रिय हो सकती है। यानी यहाँ पर जो है निष्क्रिय और सक्रिय यानी एक्टिव एंड पासिव फॉर्म में होती है। तो सबसे पहले तो हमारा पासिव है निष्क्रिय, ठीक है। निष्क्रिय मतलब पासिव होता है दोस्तों अवशोषण। यह आरंभिक एवं तेज अवस्था होता है जिसमें कोशिकाओं को एपोब्लास्ट नामक, यानी आपने चैप्टर 8 देखा होगा, उसमें इस बात की पूरी जानकारी दी गई थी। अगर नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि कहते हैं ना अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। तो आप ये मत सोचिए 8 चैप्टर जो है इसके पार्ट देखिए, उसमें आपको खनिजों तत्व के जो है इसमें निष्क्रिय यानी पासिव के बारे में हर बात की इन्फॉर्मेशन दी गई है। कहते हैं बाहरी सतह पर आयनों का अवशोषण होता है, इससे अपचायित ऊर्जा की जो है आवश्यकता नहीं होती है, यानी जो अपचयित होती है इसलिए ऊर्जा की इसमें आवश्यकता नहीं रह जाती है। उसके पश्चात है सक्रिय अवशोषण। देखिए दोस्तों सक्रिय अवशोषण अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है, यानी इसको हम कहते हैं एक्टिव, ठीक है। एक्टिव ये होता है, ये एक्टिव अवशोषण करता है यानी अब्जॉर्प्शन करता है। ये आयनों के अंतर्ग्रहण की दूसरी अवस्था है। ये आयनों के अवशोषण जो है सिम्प्लास्ट कहलाता है, सिमोप्लास्ट कहलाता है, जो कि हम 8 चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अंदर की सतह पर धीरे धीरे होती है, इसे हम उपचायी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कहते हैं आयनों के संचलन के बारे और लक्ष्य कहते हैं जब आयनों का संचलन कोशिका के अंदर की ओर होती है उसे अंतवाहक कहते हैं, तथा बाहर की ओर आयनों के संचलन को हम वहिवाहक कहते हैं। कहते हैं कि मूल मंत्र में अवशोषित खनिज आयनों का स्थानांतरण जाइलम की वाहिकाओं द्वारा पादप के दूसरे अंगों तक होती है। ये तो आपको पता है कि जाइलम का काम जो होता है खनिजों को स्थानांतरण करना, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हो और इसको आपको समझ भी है। Our next topic is mode of nutrition in plant. Friend, what do you mean to the mode of nutrition in a plant? Here, nutrition in a plant is classified into two main categories: is autotrophic and heterotrophy. Friend, is autotrophy and heterotrophy is important. Heterotrophy plants are further classified into the saprophytes, parasites, and insectivorous. There is a so in this diagram, there is a chart here. Here, nutrition in a plant, there is two categories are divided: autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. The first is auto means self, troph means a feeder, and the heterotrophic nutrition means hetero means other, trophic defect is a heterotrophic plant. This heterotrophic plant is divided by the three category. There is a phagocytic plant, and there is the sapro means return, and the sapro means plant. There are parasitic plant. Parasites means para. Beside is a side is a food. There is third is a insectivorous. Insectivorous is a plant. The insto is a eaten to insect. The first is a autotrophic nutrition. Here it is a type of nutrition in which there are living organisms manufacture their own organic food from a simple inorganic raw material. The green plant exhibit to the autotrophic modes of nutrition and hence is called autotrophs. This autotrophs is a required external energy source of the manufacture of organic substance. Green plant is obtained energy from to the sunlight and therefore are called to the phototrophs. This process is synthesized by the food in a plant in the presence of sunlight is called photosynthesis. The insectivorous, there are the autotrophics, but there is a developing specific structure to the trap insect to the overcomes Na2 deficiency because they grow in the soil having acute Na2 deficiency. The next is a heterotrophic nutritions, mean contain a non-greens organism like a fungi and many bacteria fail to the synthesize. There is the oven organic nutritions that inorganic substance. These organism are they're depending on the some other external source of their organic nutrition. Such a plant are called heterotrophic plant and their mode of nutrition is called to the heterotrophs nutrition. The heterotrophic plant are broadly categorized into the two main group depending upon to the source from which they get their nourishment is a saprophytes and parasite. Saprophytes and parasites. The first is saprophyte. The first saprophytes are this plant which is a grow and live on the dead organic matter including animal and plant remain. Most of this plant is a secret some extracellular enzyme secret and the spore out of food which break down their complex organic compounds into the simple form. The simple form are then absorbed by the plants. Saprophytes is included mainly fungi and bacteria. The saprophyte is included only a fungi and bacteria
Also among their higher plant, their Indian pipes plant monotropha found in the Cassis hills of our country is a saprophyta. Here, so in this picture, there is a monotropha as the saprophyta plant in the hill station. There is an important plant you see on your hill station area. The next is a parasitic plant. This is a doeder. Is a casocata. Is a now the locality is a amarbel. Is a casobel. Is a parasitic plant that is a luck both of chlorophyll and the leaves. It's a yellow colored clamber that attaches itself to the host. It's give out a hysterias of their sucker that get attached to a phloems of the host and drive to the nutrition. Costocata does not have root in the mature condition. It's a produce of bunches of it is a yellowish veil-shaped flower. Friend, you are see in your garden and the other roadside. Their plant is a amarvel. Name is in the amarvel. And the insectivorous plant. There is the plant which is the eutrophic but devolved adoption to trapped of insect in order to their supplement of deficiency of nitrogen in the soil. The feed on the insect, they are generally found in the nitrogen deficiency habitats and they tend to the compensate their loss. Their insect is a source of nitrogen. Some examples given below. There is a picture plant and other is a monotropha, Indian's pipe plant and Costocata is other active. There is a plant is important for the heterotrophic plants in this series. The pizza plant is a Nepthothenes. It is a found in the northeastern India. The Bruno is in the many regions of North America. These plants grow well in the wet soil. There is a leaf are modified in form of pitchers. Their pitchers has a nectar is a producing a gland below its rims. Shining the surface of the pitchers and there are nectars created by the nectar gland and attract the insect. Insect once trapped can be not escape due to the presence of numerous downward pointed to hair in the pitchers. Their digestive gland present at the base of the pitchers is a secret enzyme. These insects are there digested by their enzyme and their product which is the mainly monocytes are absorbed by their inner surface of leaves at a pitcher plant. देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है पौधों में जो है पोषण के प्रकार के बारे में हम जान रहे हैं। कहते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट कैसे होता है, पौधों में पोषण के प्रकार किस प्रकार होता है, भोजन कैसे प्राप्त करता है पौधे। तो इसके लिए जो है पादपों में पोषण के दो खंडों में वर्गीकृत किया गया है। एक होता है स्वयंपोषी, एक होता है विषमपोषी। इसका मतलब होता है स्वयंपोषी का मतलब होता है दोस्तों ऑटोट्रॉफिक्स एंड विषमपोषी का मतलब है हेटरोट्रॉफिक्स। मीन्स विषमपोषी पादप आगे जो है मृत जीवी यानी सैप्रोफाइटस, परजीवी, पैरासाइट तथा कीटहारी यानी इंसेक्टोवर्स के में वर्गीकृत किया गया है। कहते हैं यहाँ पर एक फ्लो चार्ट आपके समक्ष होगा जिसमें आप देखोगे कि पादप में दो भागों में बांटा गया है, एक स्वयं पोषण और एक विषम पोषण। ऐसे पौधे जो स्वयं भोजन बनाते हैं, कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, वह स्वयं पोषण कहलाते हैं। और विषम पोषण जो होते हैं भोजन की आपूर्ति जो है बाहर से होती है जिसे हम विषम पोषी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है मृत पादप जीवी जो कि विषम पोषी के अंतर्गत आता है। उसमें सड़ी गली वस्तुएं मेरे जो है मरे हुए गले जीवों के भोजन ग्रहण करके अपना जीवन यापन करते हैं। दूसरा जो है परजीवी पादप, परजीवी जो है अंदर जीवित जीवों से भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, और कीटहारी जो होते हैं जो कीट मकोड़ों को पकड़ के अपना जीवन यापन करते हैं। अब जो हमारा है क्या, अब हमारा पहला पॉइंट यही आता है दोस्तों कि स्वयंपोषी पोषण। देखिए इस प्रकार के पोषण में जो है जीव प्राणी कार्बनिक खाद्य संश्लेषण जो है सरल कार्बनिक पदार्थों में स्वयं करते हैं और हरे पौधे स्वयंपोषी प्रकार के पोषण दर्शाते हैं, अंत स्वयंपोषी कहलाते हैं। स्वयंपोषियों को कार्बनिक पदार्थों के निर्माण के लिए बाहर की ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता होती है और हरे पादप सूर्य से प्रकाश ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इसलिए उन्हें प्रकाश स्वयंपोषी कहलाते हैं। पौधे में खाद्य संश्लेषण क्रिया को प्रकाश संश्लेषण करते हैं। देखिए दोस्तों इसमें यही बात होती है कि ये
प्रकाश संश्लेषण में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं होते हैं, इसलिए ये स्वयं पोषी कहलाते हैं और स्वयं पोषी कैटेगरी में भी आते हैं। उसके पश्चात हमारे समझ विषम पोषण के, यानी कहते हैं कुछ हरिमाहीन या हरित जीव ऐसे, यानी हरित जीव ऐसे कवक एवं कई जीवाणु हो सकते हैं जो कार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पोषण स्वयं बनाने में असमर्थ होते हैं। यानी विषम पोषी का अर्थ ही होता है जो अपना भोजन बनाने में सक्षम नहीं होते हैं, उसे हम विषम पोषी कहते हैं। अंत ये जीव जो है कार्बनिक पोषण के लिए बाहर के स्रोत पर निर्भर होते हैं। ऐसे पादपों के विषम पोषी पादप कहते हैं तथा पोषण का प्रकार विषम पोषी पोषण कहलाता है। यानी ये जो होता है विषम पोषी कहलाता है और इसको जो है कई कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, जैसे स्रोत से विषम पोषी पादपों पोषण प्राप्त करते हैं पर आधारित उन्हें मूल रूप से 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। एक है मृतजीवी, दूसरा है परजीवी तथा तीसरा है कीटहारी पादप। तो इनके कैटेगरी में इनको जो है डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले जो दोस्तों हमारा आता है मित्रजीवी। देखिए ये वे पौधे हैं जो है मरे सड़े गले क्षय मन कार्बनिक पदार्थों पर, यानी जानवरों एवं पादप के जो टुकड़े जो समेत सड़ गल रहे होते हैं पर पाए जाते हैं। ये वृद्धि करते हैं और ऐसे अधिकांश पौधों को जो है कोशिकाओं के बारे एंजाइम यानी एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम श्वेत होकर खाद्य पर पड़ते हैं तथा उनके जटिल कार्बनिक मिश्र यौगिक को सरल रूप में खंडित भी करते हैं। सरल रूप से ये पदार्थ जो है पौधे द्वारा अवशोषित हो जाते हैं और मृतजीवी पौधों में मुख्यतः कवक तथा जीवाणु सम्मिलित होते हैं। उच्च वर्गीय पौधों में जो है मोनोट्रोपा जो है, जिसको आप चित्र में भी देखोगे, ये भारत जो है खासी पहाड़ी में पाए जाते हैं जो कि मृतजीवी पादप कहलाते हैं। जैसे कि आप चित्र में भी देख रहे होगे, ये जो है मोनोट्रोपा का है एक चित्र है जिसमें एक मृतजीवी पादप भी कहलाता है। ये कई जगहों पर आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये मैक्सिमम पहाड़ी क्षेत्रों में ही पाया जाता है, भारत के पहाड़ी क्षेत्रों के इलाकों में। उसके पश्चात है परजीवी पादप। देखिए परजीवी का मतलब ही होता है दूसरे जीवों के जो है भोजन ग्रहण करना। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है अमरवेल है। अमरवेल का डायग्राम भी मैं आपको दिखाऊंगा। कहते हैं परजीवी पादप अमरवेल या आकाशवेल भी इसको कहते हैं, यानी इंग्लिश में डोरेडर कहते हैं या कस्टोकर्टका कहते हैं। एक परजीवी पादप है जिसमें पतिया एवं क्लोरोफिल दोनों अनुपस्थित होते हैं, यानी इसमें क्लोरोफिल भी नहीं होता और अनुपस्थित होते हैं, यानी पत्तियां भी नहीं होती और क्लोरोफिल भी नहीं होता। यह जो है पीले रंग की रोहित लता है, जैसे आप देख सकते हो। परपोषी जो होते हैं होस्ट होते हैं, पादप के साथ संलग्न हो जाते हैं तथा इसके जो है शोषक कंग यानी कस्टोरेसिस जो है मुस्तारी शोषक निकलते हैं और परपोषी के जो है लोएम्स को संलग्न होकर जो है पोषण चूसते रहते हैं, यानी दूसरे पौधे पर रहते हैं, उनका भोजन जो है चूसते रहते हैं और इस पर जो है सफ़ेद हल्के पीले घंटी रूपी जो फूलों के गुच्छे लगते हैं। ये आपको आसपास कहीं भी आप देख सकते हो, रोड के किनारे कहीं भी या कोई गार्डन में जाओगे तो ये अमरबेल के जो पौधे हैं, ठीक है, ये जो बेल हैं वो आपको दिखेंगे, पेड़ के ऊपर ये बेल दिखेंगे। इनका जड़ जो है कभी भी धरती पर नहीं दिखेगा आपको, सिर्फ ये पेड़ों के ऊपर जो है ये अपना ग्रोथ करते हैं। ठीक है, उसके पश्चात है कीटहारी पादप। कीटहारी पादप का मतलब होता है जो कीड़े मकोड़े खाते हैं। कहते हैं कुछ जैसे पौधे होते हैं वे स्वयं पोषी होते हैं, परंतु मृदा में किसी खास खनिज तत्व की कमी के पूरा करने के लिए वो विषम पोषी दर्शाते हैं, यानी कीटहारी पादप इसका उत्तम उदाहरण है। ये पौधे जो है कीड़े को खाते हैं। ये अधिकतम ऐसे आवास में पाए जाते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। अंत वह कमी की भरपाई करने के लिए वो कीड़े से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए इन कीटहारी पादप जो होते हैं वो क्या करें, उनको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है और वो जो है मिट्टी से उनको प्राप्त नहीं होती, तो वो क्या करते हैं कीड़े मकोड़ों के खा के अपना जीवन जो है वो निर्वाह करते हैं। इसमें जो है घट पादप यानी पिक्चर प्लांट जो आपको पता ही है, ठीक है, नेप्थोथिल्स आते हैं। उसके बाद है सनडेव्स। सनड्यूस जो होती है ड्रोसेरा कहते हैं। उसके बाद है बेनस लास्ट ट्रैप्स यानी बेनस फ्लैट ट्रैप्स होते हैं, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में डैनो या कहते हैं। उसके बाद है ब्लड रवर्ट जो होते हैं, जिसको हम साइंटिफिक नाम जो है इट्री क्लेरिया कहते हैं। कहते हैं घट पादप जो होते हैं नेफ्थलीस होते हैं। ये उत्तर पूर्वी भारत, वेनेस तथा उत्तर अमेरिका में कई हिस्सों में ये पाए जाते हैं। ये पौधे गीली मिट्टी में बढ़िया वृद्धि करते हैं। इनकी पत्तियां रूपांतरित होकर घट यानी पिक्चर्स के रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, और इसके जो आकार ले लेते हैं और घट के किनारे किसी भी नीचे भी ग्रंथि होती है जो मकरंद बनाती है। घट की चमकदार सतह पर जो है मकर ग्रंथि से जो मकर कीटों को आकर्षित करती है और घट में अनेक रोम नीचे की ओर इंद्रित होती है। अंत कीड़ा एक बार फंसा तो बाहर निकलना संभव नहीं होता है। घट के आधार भाग में पाचक ग्रंथि
उपस्थित होती है जो कि एंजाइम व्यक्त करती है और इस एंजाइम द्वारा जो है कीड़ा का पाचन हो जाता है और पादप मुख्यतः अमीनो अम्लों और अवशिष्ट घटक के आंतरिक सतह हो जाता है। इनसे इनको क्या होता है, नाइट्रोजन मिल जाता है। जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हो, यहाँ पर जो है कुटकुटा यानी अमरबेल को भी दिखाया गया है, मोनोटोपा को भी दिखाया गया है और जो है नेफोथिलीज को भी दिखाया गया है, जिसे हम पिचर प्लांट कहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तीनों प्लांट को यहाँ पर दर्शाया गया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जो है हमारा ये 9 चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, 9 चैप्टर में हमने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा। अब जो है हम 10वां चैप्टर में देखेंगे कि क्या है, लेकिन 10वां चैप्टर देखने के लिए आपको त्रिपाण सेंटर को सब्सक्राइब करने की आवश्यकता होगा, तभी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो आप इसी तरह त्रिपाण सेंटर को सराहिए और इसको आगे बढ़ाइए, इसी आशा के साथ कि आप इसको और बढ़ाइएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। ओके दोस्तों, हम 10वां चैप्टर में मिलेंगे एंड 10 चैप्टर में हमारा दोबारा मुलाकात होगी। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे तो त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाण सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NISU बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।